हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 13 क्लास हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखें तो जाइएगा, क्लास सारा है बना हुआ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से सारा क्लास क्या करिएगा कि देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या करिएगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है टेलीग्राम का, वहां से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अभी मौर्य काल पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि मौर्य काल को खत्म कर लेंगे। ठीक है, मौर्य काल का जो भी प्रशासन है उसमें सामाजिक स्थिति कैसा था, स्त्रियों की स्थिति कैसा था, सेना से क्वेश्चन पूछते रहता है, अशोक स्तंभ, ये सब से बारे में पूछते रहता है। जो भी एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना है मौर्य काल में, आज वो सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, तो मौर्य काल के प्रशासन व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से अब जो है बहुत ज्यादा सवाल बनाने लगा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं मौर्य काल जो था, अगर आपसे पूछे कि ये जो था कैसा शासक था, तो आपको बताना है कि वंशानुगत चलता था, मतलब कि राजा का बेटा राजा फिर से बनेगा। और एक कैसा था शासक, तो आपको बताना है कि राजतंत्र था। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी था। उस समय क्या था, तो राजतंत्र था। हम लोग जानते हैं कि उस समय सबसे ऊपर जो होता था कौन होता था, तो राजा होता था। राजा ही सर्वोपरि होता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र जो बुक है, अर्थशास्त्र किनका बुक है, तो कौटिल्य के जो द्वारा लिखा हुआ बुक है, जिनको हम लोग विष्णुगुप्त भी जानते हैं नाम से, और साथ ही साथ चाणक्य के भी नाम से जानते हैं, उनके द्वारा अर्थशास्त्र बुक लिखा गया था राज्य व्यवस्था का। ठीक है, उसके अनुसार ये माना गया है कि राजा को कैसा होना चाहिए, निरंकुश बनाते हुए प्रजा के लिए कल्याण के बारे में ध्यान देने वाला होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अपना जो संविधान है डीपीएसपी वाला भाग वाला, वहां पर भी क्या बोला गया, तो वेलफेयर कंट्री के बारे में बताया गया। ठीक उसी तरीका से इस समय बताया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र के अनुसार से 7 सिद्धांतों का बात किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा था, तो राजा था, अमात्य था, जनपद था, दुर्ग था, कोष था, ठीक है, सेना था और मित्र। ये सप्तांग सिद्धांत में शामिल था अर्थशास्त्र में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि शीर्ष अधिकारी को क्या बोला जाता था, जो सबसे ऊपर अधिकारी, जैसे कि अभी आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, तो उस समय क्या बोला जाता था शीर्ष अधिकारी को, तो आपको बताना है कि तीर्थ या महामात कहलाते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन बना हुआ है कि मौर्य काल में शीर्ष अधिकारी को क्या बोला जाता था, तो चाहे तो तीर्थ बोला जाता था, चाहे तो महामात बोला जाता था। ज्यादा वर्ड कौन सा यूज करता है, महामात वाला एग्जामिनर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र के अनुसार जो है, अगर आपको पूछे कि महामातों की संख्या कितना था, तो 18 था। ठीक है, जो ये सब थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इनको पेमेंट जो मिलता था बहुत ज्यादा मिलता था। कितना मिलता था, तो 48,000 वेतन मिलता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 48,000 रुपया नहीं मिलता था, उस समय पन में दिया जाता था। और एक पन के बराबर कितना होता था, तो 3/4 तौले के बराबर, मतलब चांदी का सिक्का होता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, महामात जो 18 होते थे, इसमें कौन कौन शामिल होते थे, तो आपको ध्यान में रखना है कि मंत्री होते थे, पुरोहित होते थे, सेनापति, युवराज, ठीक है, दवारिक होते थे, अंतर्वेदिक होते थे, संहारता होते थे, सनिधाता होते थे, प्रशासता होते थे, प्रदेशित होते थे, पौर होते थे, व्यापारिक होते थे, नायक होते थे, कर्मांतिक होते थे, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद क्या होता था कि शासन चलाने के लिए क्या देता था, कि सलाह देता था। हम लोग जानते हैं अभी भी मंत्रिपरिषद क्या होता है, कि सलाह देता है। ठीक उसी तरीका से मंत्रिपरिषद क्या करता था कि राजा को शासन चलाने के लिए सलाह देता था। ठीक है, दंडपाल होता था, दुर्गपाल होता था और अंतःपाल होता था। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट है कौन कौन, आपको याद रखना है कि प्रदेशित, ये वाला याद रखना है, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मंत्रिपरिषद को याद में रखना है। ये दो को कम से कम आपको याद रखना है। ठीक है, बाद में अभी हम लोग जो भी डिटेल्स में होगा उसको हम लोग देख लेंगे। ये भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो। ठीक, मौर्य काल के अगर प्रमुख अधिकारी के बारे में भी पूछते रहता है, इधर दे देता है अधिकारी के नाम और इधर दे देता है कि कौन कौन से चीज के वो होते थे। ठीक है, मिलान करने के लिए अब क्वेश्चन बनाते रहता है। तो आपको याद रखना है कि पन्याध्यक्ष जो होते थे, क्या चीज के अध्यक्ष होते थे, तब वाणिज्यिक व्यापार का अध्यक्ष होते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सीता अध्यक्ष क्या चीज के होते थे, तो कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अचपटलिक होते थे, ये क्या होते थे, तो महालेखाकार होते थे। ठीक, पौत बाध्यक्ष क्या होते थे, तो माप तौल के अधिकारी
अधिकारी होते थे, अपतना अध्यक्ष क्या होते थे, तब बंदरगाहों का अध्यक्ष होते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उस समय दो प्रकार का न्यायालय था, ठीक है, एक तो दीवानी न्यायालय था और एक फौजीदारी न्यायालय था। दीवानी न्यायालय को क्या बोला जाता था, तो धर्म स्थानीय बोला जाता था, कट शोधक बोला जाता था। कटक शोधक किसको बोला जाता था, तो आपको याद रखना है कि फौजदारी न्यायालय को बोला जाता था। ये दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय क्या होता है, तो खेत बाड़ी का जो लड़ाई होता है ना, जमीन जायदाद का, वो होता है दीवानी न्यायालय। और जो मार पीट कर करते हैं, मर्डर ये सब होता है, वो किस में आता है, तो फौजदारी न्यायालय में आता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अभी भी इसी तरीका का न्यायालय होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीका से मौर्य काल में भी न्यायालय था। हम लोग देखते हैं प्रांत के बारे में। प्रांत जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितना प्रांत था, तो 4 था। लेकिन अशोक के समय क्या हो गया था कि जब कलिंग को विजय प्राप्त किए थे, तो उस समय प्रांत कितना हो गया था, तो 5 हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछते रहता है, इस साइड दे देता है आपका प्रांत दे देता है, इस साइड कहता है कि मौर्य काल का राजधानी, तो आपको बोलता है कि मिलान करें। तो आपको बताना है कि उत्तरापथ का जो राजधानी कहाँ था, तो आपको बताना है तक्षशिला। तक्षशिला अभी कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। ये बात आपको याद रखना है। दक्षिणापथ का राजधानी कहाँ था, तो सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी कहाँ है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में, ठीक है। अवंती पथ का राजधानी कहाँ था, तो उज्जैन में। और उज्जैन कहाँ है, तो आपको याद रखना है एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य क्षेत्र का राजधानी कहाँ था, तो पाटलिपुत्र में। अरे मगध का बहुत मजबूत केंद्र था पाटलिपुत्र, हम लोग जानते हैं। अब पाटलिपुत्र अभी किस नाम से जाना जाता है, पटना, जो बिहार का राजधानी है। एक कलिंग, कलिंग कहाँ पे है, तो उड़ीसा। उड़ीसा में ही क्या हुए थे कि ये विजय प्राप्त किए थे, कौन, तो आपको बताना है अशोक। और यहीं से क्या हुआ था कि अशोक ने रक्तपात का नीति को छोड़कर सामाजिक नीति को अपना लिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जिसका राजधानी कहाँ पे था, तोसली था। ये बात आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं अशोक के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य क्या क्या होता था, ठीक है। तो संहारता अधिकारी होते थे, उनका कार्य क्या होता था, तो कर निर्धारण करने का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। ये बात आपको याद रखना है। टैक्स निर्धारण करने का, कौन चीज पर कितना टैक्स लगाया जाए। जैसे कि अभी टैक्स लगता है ना, जीएसटी के अंदर जो स्लैब है, या डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो ठीक उसी तरीका से क्या होता था उस समय जो समहारता का क्या काम होता था कि कर को निर्धारण करने के लिए इसको ऊपर में रखा जाता था। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर होता है ना, ठीक उसी तरीका का, ठीक है। सनिधाता, सनिधाता को क्या काम था, तो राजकीय कोषागार और भंडागार का क्या करना था, तो संरक्षण करना था, ठीक है। व्यवहारिक का क्या काम था, तो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। और धम्म महामात्र क्या होते थे, तो समाज के सामंजस्य की स्थिति को बनाए रखना था। ऐसा ना कि समाज क्या हो कि बिगाड़ जाए, एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। ये सबको नियंत्रण करने वाले को क्या हम लोग बोलते थे, तो आपको याद रखना है धम्म महामात्र, ठीक है। अंता महामात्र किनको बोला जाता था, सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी को, ठीक है। सत्राध्यक्ष किनको बोला जाता था, तो महिलाओं के नैतिक आचरण को देख रेख करने वाले अधिकारी को बोला जाता था। और रजुक किनको बोला जाता था, ये रजुक वाला और युक्त वाला, ये तीनों जो है नीचे वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रजुक किनको बोला जाता था, तो आपको याद रखना कि साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी को, ठीक है। साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी को क्या बोला जाता था, तो रजुक बोला जाता था, ठीक है। युक्तक किसको बोला जाता था, तो जिला में राजस्व वसूली कार्य करने वाले अधिकारी को। और ये प्रदेष्टा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। प्रदेष्टा किसको बोला जाता था, तो फौजदारी न्यायालय के क्या होते थे, मुख्य न्यायाधीश होते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि आप माथा फोड़ के चले गए, किसी को मार के चले गए, तो आपका कहाँ पर जाना होता था, फौजदारी न्यायालय में। लेकिन आपका जमीन जायदाद के बात होता था प्रॉब्लम, तो आपको कहाँ जाना होता है, दीवानी न्यायालय में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां से चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो एक गुप्तचर विभाग भी होता था। गुप्तचर जैसे कि अभी अपना रॉ है ना, ठीक उसी तरीका से, ठीक है, रॉ के जैसा। तो वहां पे क्या होता था कि ये दूसरे जगह पर भेजा जाता था गुप्तचर को। और वहां से क्या होता है कि जो भी खुफिया विभाग से, मतलब जो भी अंदर की बात होता है दूसरे राज्य को, वो क्या करता है कि अपने क्षेत्र में अपने राजा को वो क्या करता था, देता था। उसी को हम लोग क्या बोलते थे, गुप्तचर बोलते थे। और यहाँ पे गुप्तचर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो महामात्य पर्षद बोला गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि प्रांतों को आहार या विषय में बांटा जाता था और जिला के नीचे स्थानीय थे जिसमें कितना गांव होते थे तो 800 गांव होते थे। आगे हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि प्रांत का अगर प्रशासक के बारे में पूछ ले उनको क्या बोला जाता था तो बोला जाता था कुमार या आर्यपुत कहा जाता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। विषयपति कौन होते थे तो विषय का मुखिया होते थे। ग्रामिक कौन होते थे तो आपको बताना है ग्राम का प्रधान होते थे। और गोप कौन होते थे तो 10 ग्रामों का शासन संभालने वालों को क्या बोला जाता था तो आपको याद रखना है कि गोप बोला जाता था। ये बात आपको याद रखना है। हम लोग जानते हैं कि एक मेगास्थनीज के बारे में, ठीक है, ये समिति के बारे में बताए थे किसका तो आपको याद रखना है मौर्य काल का। तो ये समिति क्या होता है ये अभी हम लोग देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज कौन थे तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो यूनान के रहने वाले थे। अरे नगर प्रशासन के बारे में, मौर्य काल के नगर प्रशासन के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर 6 समितियां थी। कितना समितियां थी 6, जिसमें कितना सदस्य होते थे तो प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। ये बात आपको याद रखना है। किनके द्वारा बोला गया था तो मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज के द्वारा एक बहुत अच्छा बुक लिखा गया था इंडिका, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि समिति और कार्य देख लेते हैं। जो भी 6 समिति बताए थे, कौन बताए थे मेगास्थनीज, उनके बारे में हम देख लेते हैं 6 समितियों के बारे में। तो प्रथम जो होता था क्या चीज के लिए होता था तो विदेशियों के देखरेख के लिए होता था। द्वितीय समिति होता था आप जन्म लिए मरण लिए इसके देखरेख के लिए होता था। ठीक है, तृतीय समिति किसके लिए होता था तो उद्योग और शिल्प कार्य के निरीक्षण के लिए होता था। और चतुर्थ समिति जो होता था वाणिज्य और व्यापार के निरीक्षण करने के लिए देखरेख के लिए होता था। पांचवा होता था किसके लिए तो आपको बताना है निर्मित वस्तुओं के विक्रय के देखरेख के लिए होता था। और छठा जो होता था बिक्री करके वसूलने के लिए होता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि 6 समिति होता था, 6 समिति में 5-5 अधिकारी होते थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मौर्य काल के सेना के बारे में। तो मौर्य काल के जो सेना होते थे उनको कैसा वेतन दिया जाता था तो नगद वेतन दिया जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इनकी संख्या जो था कृषक के बाद सबसे ज्यादा था। पहले तो किसान लोग का सबसे ज्यादा था जनसंख्या, और उसके बाद अगर पूछ ले कि मौर्य काल में किसका संख्या ज्यादा था तो आपको बताना है कि सैनिकों की संख्या उसके बाद बहुत ज्यादा था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मौर्य काल जो था बहुत ज्यादा शक्तिशाली सेना रखे था। और साथ ही साथ एक और भी शक्तिशाली सेना था, इसमें नौसेना। ठीक है, नौसेना भी एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली था किसके पास तो मौर्यों के पास। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। यूनान के एक लेखक था पिलनी। पिलनी के अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सेना था। ये बात आपको याद रखना। 30,000 घुड़सवार था और 9,000 हाथी था और 8,000 क्या था तो अश्वचालित मतलब घोड़ा चलाने वाला रथ वाला। ये इतना क्या था कि सेना था। ये बात आपको याद रखना। किसके पास था तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास। ये किसके द्वारा बोला गया है तो आपको याद रखना है यूनान के लेखक थे कौन पिलनी, उनके द्वारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मेगास्थनीज के अनुसार क्या बुलाया गया है कि जो सैनिक प्रशासन था यहाँ पे वहां पे 30 अधिकारियों का एक परिषद था जिसमें क्या था कि 5-5 सदस्य होते थे। एक कितना समिति था तो 6 समिति था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और ये 6 समितियों के बारे में देखिए तो कैसे कैसे ये बांटे थे कौन मेगास्थनी। तो आपको ध्यान में रखना कि जो प्रथम समिति था उसमें जल सेना का विभाग था, और द्वितीय समिति था उसमें क्या था कि यातायात और रसद का व्यवस्था था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तीसरा समिति जो था उसमें क्या था कि पैदल सेना की व्यवस्था था। और चतुर्थ वाला में चौथा वाला में अश्व सेना का देखरेख था। ठीक है, पांचवा वाला में जो हाथी का सेना था उसके देखरेख के लिए था। और छठा जो था रथ के लिए जो सेना व्यवस्था होता था वो देखता था। ये बात आपको ध्यान में रखना। अरे किसके द्वारा बताया गया तो मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं गुप्तचर व्यवस्था का। ठीक, जो क्या करता है कि दूसरे राज्य में जाता है और वहां के जो भी इंपॉर्टेंट बात होता है वो अपने राज्य में मतलब कि गुप्त तरीका से जो बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो गुप्तचर बोलते हैं। और अभी इंडिया में कौन काम करता है तो रॉ काम करता है, रिसर्च एनालिटिक्स विंग्स इसको पूरा नाम होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपको बताना है कि गुप्तचर के बारे में, मतलब गुप्तचर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया था। तो आपको बताना है कि महामात्य परसप, ये जो वर्ड था क्या चीज के लिए यूज किया गया था मौर्य काल में तो गुप्तचर के लिए यूज किया गया था। और इसका प्रधान कौन होते थे तो महामात्य
प्रसव ही होते थे। ये बात आपको याद रखना है गुप्तचर विभाग का। गुण पुरुष एक वर्ड यूज किया गया है अर्थशास्त्र में, वहां पर किसके लिए यूज किया गया है, तो गुप्तचर के लिए यूज किया गया है। ये बात आपको याद रखना है। और संस्था एक का होता था कि संस्था भी एक गुप्तचर ही होता था, लेकिन एक ही जगह पर रहने वाला क्या गुप्तचर को क्या बोला जाता था, तो संस्था बोला जाता था। और घूम घूम कर जो गुप्तचर करता था ना, उसको क्या बोला जाता था, तो आपको याद रखना है कि संचरा कहा जाता था। ये बात आपको याद रखना है। मतलब कि एक ही जगह से कोई अगर यहां से चला जाए अमेरिका में, और अमेरिका से जितना भी गुप्तचर वाला काम करे, तो उसको क्या बोला जाता था उस समय, तो संस्था बोला जाता था। लेकिन कभी अमेरिका में रहे, कभी कनाडा में रहे, कभी इटली में रहे, वैसा वाला गुप्तचर को क्या बोला जाता था, तो संचरा बोला जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन के बारे में यहां से भी सवाल क्या होता है कि बहुत ज्यादा बनते रहता है। तो सामाजिक जीवन के बारे में अगर पूछे तो यहां पर कैसा व्यवस्था था, तो वर्ण व्यवस्था था। जाति पाति का भेदभाव उस समय बहुत ज्यादा हो गया था, सुदृढ़ हो चुकी थी। और इसका जो वर्ण व्यवस्था था कैसे बांटा जाता था, तो जन्म के आधार पर ही बांटा जाता था। मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ठीक है, क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय होगा। इस समय हो चुका था। हम लोग पढ़े थे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है कर्म के अनुसार से चलता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया था कि ये जो है जन्म के आधार पर हो गया था। ये हम लोग अभी देख रहे हैं अभी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से ही ये क्या होने लगा था कि जन्म के आधार पर होने लगा था। और यहाँ पर आते आते तो बहुत ज्यादा मजबूत भी हो गया था। ठीक है, दासों को क्या काम में लगाया जाता था, ये बार बार पूछते रहता है। तो आपको याद रखना है कि कृषि के कार्य में दासों को लगाया जाता है। आखिर में दास क्या होता है, स्लैब क्या होता है, तो आपको बताना है कि दास वैसा व्यक्ति होता है जैसे कि उसको आप खरीद कर कुछ पैसा देकर उसको लाते हैं, और उसको जो भी काम आप करवा सकते हैं आपके अनुसार ही वो काम करेगा। ठीक उसी को हम लोग दास बोलते हैं, स्लैब बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। जैसे कि पद्मावत देखे होंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसको कौन, उसके जो चाचा था जो दिया था एक दास। ठीक है, ठीक उसी तरीका से आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या कि अर्थशास्त्र के अनुसार जो है ब्राह्मण जो होते थे क्या होते थे कि सबसे सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते थे। और कौटिल्य के अनुसार, जिनको हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं, उनके अनुसार 15 वर्ण के संकर जाति थे। संकर जाति मतलब कि जो दूसरे जाति से शादी कर लेते थे ना, और उनसे जो बेटा बेटी होता था, पुत्र पुत्री होता था, उसको संकर जाति बताया गया था। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है कौटिल्य के द्वारा, मतलब कि हाइब्रिड। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप जो भी पुत्र पुत्री उत्पन्न होता था उसी को हम लोग संकर जाति कहते थे। अनुलोम का मतलब क्या होता है कि इसमें होता है क्या, अनुलोम विवाह में, तो आपको याद रखना है कि इसमें उच्च जाति का क्या होता है, उच्च कुल का क्या होता है कि आदमी होता है, जैसे कि मैन होता है, मेल होता है। और निम्न जाति का क्या होता है, तो फीमेल होता है। अगर उससे शादी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तो अनुलोम विवाह बोलते हैं। अब प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि निम्न जाति का क्या है कि मर्द है, और उच्च जाति का पुरुष मतलब कि फीमेल है, तो इसमें अगर शादी हो जाए दोनों को तो क्या बोलते हैं, तो प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब पीडीएफ मिलेगा तो ये सारा कुछ क्या होगा कि उसमें दिया हुआ रहेगा। ठीक, इसमें अगर देखते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार से, तो संकर जाति को क्या बोला गया था कि शूद्र के समान क्या बोला जाता था, माना जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब कि ये सबसे नीचे होते थे, जो उल्टा शादी कर ले, दूसरा जाति से शादी कर लेते थे, लड़का या लड़की, तो उनको शूद्र में रखा जाता था, चाहे वो ब्राह्मण या क्षत्रिय ही क्यों ना हो। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार से हम लोग जानते हैं कि कितने वर्गों में समाज को बांटा गया था, तो समाज के कितने वर्गों में बांटा गया था, 7 वर्गों में बांटा गया था। ये 7 कौन कौन से थे, तो दार्शनिक थे, शिल्पी थे, योद्धा थे, किसान थे, अहीर थे, और साथ ही साथ निरीक्षक थे, और सभासद थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब कि मेगास्थनीज के द्वारा कितने भागों में समाज के बांटा गया था, तो 7 भागों में बांटा गया था। अब हम लोग देख लेते हैं स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा इसमें क्या था, तो स्त्रियों की दशा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्त्री को इस समय उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन के लिए क्या करना था, किया था, तो वर्जित कर दिया गया था। मतलब हायर एजुकेशन ये सब प्राप्त नहीं कर सकते थे। और जो स्त्री होते थे उनको क्या कहा जाता था कि सम्राट के अंग निरीक्षक के लिए नियुक्त किया जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नोट में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि पुरुष जो होता है उच्च वर्ण के होता है, और महिला जो होती है निम्न वर्ण के होती है। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, तो पुरुष जो होता है निम्न वर्ण के होता है, और कन्या जो होती है क्या होता है,
तो निम्न उच्च वर्ण का होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नियोग प्रथा में क्या होता है, नियोग प्रथा के भी वहां पर प्रचलन था मौर्य काल में। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर जो स्त्री होती थी और उनका पति मर जाए तो वो अपने देवर के साथ क्या है कि रह सकती है, उसी को हम लोग नियोग प्रथा इसमें जानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आगे जो हम लोग देखते हैं तो अनिष्कासनी, अनिष्कासनी के मतलब क्या हुआ कि घर से ना निकलने वाला। तो जो स्त्री घर से नहीं निकलती थी उसको क्या बोला जाता था, तो अनिष्कासनी बोला जाता था। और गणिका कौन होती थी, तो वेश्या होती थी, ये बात आपको याद में रखना है। ठीक है, रूप जीवा किनको कहा जाता था, तो रूप जीवा जो स्वतंत्र रूप से खुद से मतलब कि वेश्यावृत्ति अपनाने वाली स्त्री को क्या बोला जाता था, तो रूप जीवा बोला जाता था। ये भी आपको याद में रखना है। ये सब हमेशा क्वेश्चन बनते रहता है और बनेगा भी बार बार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति इस समय का कैसा था, तो मौर्य काल जो था आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा समृद्ध और मजबूत था। और इस समय अर्थव्यवस्था कैसे चलता था, क्या चीज पे आधारित था, तो आपको बताना है कि कृषि, पशुपालन और व्यापार पे आधारित था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि 26 अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था, किसके लिए, तो आर्थिक गतिविधियों के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राज्य में कृषि के लिए, किसानों के भलाई के लिए क्या किया गया था कि सिंचाई और जल वितरण करने की व्यवस्था भी बनाया गया था। हम लोग देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में क्या हुआ था कि एक गिरनार में क्या सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, तो आपको बताना है पुष्यगुप्त के द्वारा। ठीक है, अरे गिरनार कहाँ पड़ता है, तो अभी गुजरात में सौराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। जिसका हम लोग को कहां से ये साक्ष्य प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि जूनागढ़ का जो अभिलेख है वहां से ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और कौन करवाया था, तो आपको बताना है कि पुष्यगुप्त करवाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि यहाँ पे अच्छी मिट्टी का भी बारे में बताया गया। तो अच्छी मिट्टी को क्या बोला गया है, अर्थशास्त्र में एक क्वेश्चन बनते रहता है, तो आपको बताना है कि अदेव मातृका बोला गया है अच्छी मिट्टी को। मतलब जो उर्वरक मिट्टी होता था ना, उसको अदेव मातृका बोला गया है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के बारे में बार बार जो जिक्र हो रहा है, ये जो है पुस्तक है, और ये किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ है। और ये मत समझिएगा कि ये इकोनॉमिक्स का बुक है, ये जो बुक था राज्य व्यवस्था का बुक था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, राज्य व्यवस्था का बुक था, ये ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि अर्थशास्त्र में जो है भूमि को दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया, तो एक जो है आपको बताना है राजकीय स्वामित्व, जो राजा के पास होता था। दूसरा जो होता है निजी स्वामित्व, जो लोगों के पास होता था। ठीक है, टैक्स के बारे में हम लोग देखते हैं तो क्या है कि जो भूमि कर होता था, भूमि पर जो टैक्स लगता था 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। और सिंचाई पर जो लगता था 1/3 से 1/5 लगाया जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो ये दोनों मिला के भू राजस्व कर, सिंचाई कर लगा के कितना होता था, तो 1/2 हो जाता था, 1/2 हो जाता था, 50% हो जाता था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये 1/3 है, जब पीडीएफ डालेंगे तो ये लिख देंगे। ठीक है, भाग किसको बोला जाता था, तो भाग किसको बोला जाता था, कृषि के आय पर जो राज्य द्वारा टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, उसको क्या बोला जाता था, तो भाग बोला जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सिक्का के बारे में भी कभी कभी पूछते रहता है, तो इसको नोट में याद रखिएगा कि जो निष्क या सुवर्ण होता था उसको कौन सा सिक्का बोला जाता था, तो सोना का सिक्का बोला जाता था। बार बार क्या करता है कि बोल देगा कि मौर्य काल में कौन सा सिक्का को क्या बोला जाता था, तो इधर दे देगा निष्क का, धरन दे देगा, कारकनी दे देगा, लक्षणाध्यक्ष दे देगा, और मिलाने करने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि निष्क या सुवर्ण किसको बोला जाता था, तो सोने का सिक्का को बोला जाता था। करसापन या धरन किसको बोला जाता था, तो चांदी का सिक्के को बोला जाता था। कारकनी किसको बोला जाता था, तो आपको बताना है कि तांबे के छोटा सिक्का होता था उसको। लक्षणाध्यक्ष किसको बोला जाता था, तो सिक्के को जारी करने वाले अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष बोला जाता था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि वस्त्र निर्माण का भी यहाँ पे एक प्रमुख उद्योग था, किसमें, तो मौर्य काल के समय, जिसका अधिकारी को क्या बोला जाता था, तो सूत्रा अध्यक्ष कहा जाता था। स्थल मार्ग के
जगह पे जल मार्ग को क्या बोला दिया जाता था, ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी भी जल मार्ग को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है, पोल्यूशन कम होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि सारा जो मार्ग है, जो भी वायु मार्ग है या स्थल मार्ग है, उससे ये सस्ता होता है जल मार्ग। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उत्तरा पथ में एक प्रमुख राजमार्ग भी था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि भारत का व्यापार कहां कहां से होता था, ये भी पूछते रहता है। तो आपको बताना है कि उस समय रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों से क्या होता था कि व्यापार होता था। अब पूर्वी तट पे ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पे सोपरा भड़ौच जो है, यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह था। ये ताम्रलिप्ति कहाँ है अभी, तो आपको बताना है कि ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है वो पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिमी तट पे सोपरा, ये सोपरा कहाँ पे है तो महाराष्ट्र, मुंबई में, ठीक है। और ये भड़ौच कहां पे है तो आपको याद रखना है कि गुजरात में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पूछ देता है कि ताम्रलिप्ति अभी कहां पे है, ठीक है, सोपरा कहां पे है, तो आपको बता देना है कि ताम्रलिप्ति जो है पश्चिम बंगाल में, सोपरा जो है महाराष्ट्र में, और भड़ौच जो है कहां पे है तो गुजरात में। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। श्रेणी के बारे में एक वर्ड आता है कि श्रेणी के भी बारे में पूछते रहता है, तो कि श्रेणी है क्या, तो उद्योग के संस्थाएं को हम लोग क्या बोलते थे तो श्रेणी कहते थे, ठीक। ये बात आपको याद रखना है, जैसे कि अभी कल कारखाना होता है तो ठीक है, उसी तरीका से ये वाला, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि बिक्री कर के रूप में क्या होता था कि बिक्री, अगर आप कोई वस्तु को बेचते थे तो उस पर टैक्स लिया जाता था। तो टैक्स कितना लिया जाता था तो 10वां भाग लिया जाता था। मतलब कि आपका 100 रुपया का है सामान, आप उसको बेचना चाहते हैं तो आपको 1/10 क्या होता था कि टैक्स दिया जाता था, मतलब कि 10 रुपया टैक्स देना पड़ता था। अगर ये टैक्स नहीं देता था, कोई छिपा लेता था, तो उसको मृत्यु दंड का सजा दिया जाता था, पता चल जाता था। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि ब्याज को रूपिका या परीक्षण भी कहा जाता था। जैसे कि आप ब्याज पे पैसा लेते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता था तो रूपिका या परीक्षण बोला जाता था, ठीक है। यहां से इतना आपको याद रखना है, ठीक। कि इसका जो आर्थिक व्यवस्था के बाद हम लोग देख लेते हैं ललित कला और वास्तुकला। यहां से भी सवाल बहुत ज्यादा बनाता है ललित कला और वास्तुकला से, ठीक है। तो कला और वास्तुकला के में क्या था कि मौर्य काल का योगदान भी भारत में महत्वपूर्ण रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अशोक ने कई नगरों की स्थापना किया था, जिसमें से श्रीनगर जो कश्मीर में है, ललित जो है कहां पे है तो आपको याद रखना है कि नेपाल में है। दोनों का निर्माण कौन करवाया था तो अशोक करवाया था, ये बात आपको याद रखना है। ये बार बार पूछते रहता है कि श्रीनगर का निर्माण कौन करवाया था, तो आपको बताना है कि अशोक के द्वारा, ठीक है। राजा प्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रसाद महल जो था लकड़ी का बना हुआ था। ये कहां पे बना हुआ था तो पटना कुम्हरार में 80 स्तंभों वाले क्या था कि राजा प्रसाद का अवशेष भी मिला है, कहां से तो पटना से। ये बात आपको याद है रखना है, जो किसके द्वारा बनाया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये लकड़ी के द्वारा बनाया हुआ था, ठीक है। ये बार बार पूछते भी रहता है। दीदारगंज में पटना के निकट से क्या है कि यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ है, जो मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि इस समय गुफा का भी निर्माण करवाया गया, जो बार बार क्वेश्चन में बनते रहता है। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में, एक कहां पे है तो आपका गया में है। अरे गया कहां पे है तो आपको याद रखना है बिहार में है। बिहार में गया एक जिला है, वहां से 20 किलोमीटर आप नॉर्थ में जाइएगा तो क्या है कि वहां पे एक बराबर की पहाड़ी है। वहां पे भिक्षुओं को लिए काट कर पहाड़ियों कर क्या बनाया गया था तो सुदामा का गुफा बनाया गया था, किसके द्वारा तो अशोक के द्वारा। और साथ ही साथ इनके जो पोता था, जिनको पौत्र बोला जाता है, उनको क्या नाम था तो दशरथ नाम था, उनके द्वारा भी यहां पर क्या बनाया गया था तो आपको याद रखना है कि गुफा बनाया गया था। लोमस ऋषि नाम था उसका, और नागा अर्जुन की गुफाएं का निर्माण करवाए थे कौन तो आपको याद रखना है दशरथ। ये यूपीएससी में भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। और पीसीएस में तो हमेशा पूछते ही रहता है, और सारे एग्जाम में अब क्या करने लगा है कि पूछने लगा है। ये बात आपको याद में रखना। अशोक स्तंभ के बारे में देख लेते हैं, जो बार बार यहाँ से भी सवाल बनते रहता है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ हम लोग सुने होंगे, सारनाथ के जो स्तंभ होता है ये सब के भी बारे में सुनते रहते हैं। तो अशोक का जो स्तंभ था एकासमक था। एकासमक का मतलब मोनोलिथिक। अब मोनोलिथिक का अर्थ क्या होता है कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाने वाले को मोनोलिथिक बोला जाता है या एकासमक बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है। और इसके निर्माण में क्या चीज का यूज किया गया था तो चुनार का, बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। ये चुनार कहां पे तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। इन पॉलिशदार स्तंभों को केवल शीर्ष भाग को
जोड़ा गया है, जिसमें सी और सांड का विलक्षण वस्तु शिल्प का प्रमाण मिलता है मौर्य काल में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सारनाथ के स्तंभ का सिंह का जो है उत्कृष्ट स्तंभ शीर्षों में से एक माना जाता है, यहां से आपको ध्यान में रखना है। और इन स्तंभों का निर्माण जो है धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। आपसे पूछ ले कि इन स्तंभों का निर्माण किस लिए करवाया गया था, क्वेश्चन बना देता है, तो आपको बताना है कि धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। लौरिया नंदनगढ़ जो है आपको बिहार में है, यहां से अशोक स्तंभ, और रामपुरवा ये भी बिहार में है, वहां से वृषक शीर्ष भी वास्तु शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। स्तूप के भी बारे में पूछते रहता है, तो स्तूप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो स्तूपों का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे मिलता है, तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में मिलता है। जब हम लोग ऋग्वेद पढ़ रहे थे तो वहां पर देखे थे, तो आपसे पूछ सकता है कि स्तूपों का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पे मिलता है, तो ऋग्वेद में। वेद कितना था, तो 4 था, हम लोग जानते हैं। और ऋग्वेद में ये जो है मिलता है। सबसे प्राचीन वेद भी कौन है, तो ऋग्वेद ही है, ठीक है। स्तूपों का निर्माण किस चीज से होता था, तो ईंटों से निर्माण होता था। सांची का स्तूप जो कहां पे है, आपका मध्य प्रदेश में है। भरूच का भी स्तंभ जो है कहां पे, ये भी है जो सतना मध्य प्रदेश में है। सारनाथ ये कहां पे है, तो आपको यूपी में है, ठीक है। ये जो है आपका धर्मराज का स्तूप है, ये सब का निर्माण कौन करवाए हैं, तो अशोक करवाए हैं। ये बात आपको याद रखना है यहां से, ठीक है। मौर्य काल के कुछ विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं लास्ट में हम लोग, कि ये सब से भी सवाल बनाते रहता है। तो मौर्य काल से क्या है कि अगर आपसे पूछ ले कि मौर्य काल के राजकीय चिन्ह क्या था मौर्य वंश का, तो आपको बताना है कि मोर, पिकॉक, जिसको मयूर भी बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पाली जो था मौर्य काल में आम जनता का भाषा था। आम जनता क्या बोलते थे, तो पाली भाषा बोलते थे, ठीक है। तक्षशिला क्या था, तो तक्षशिला जो है उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तक्षशिला कहाँ पे था, तो आपको अभी जो है अभी कौन सा क्षेत्र में पड़ता है, तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। मोगली पुत्र तीस्त के द्वारा कथावथियों की रचना की गई थी। एक क्वेश्चन बनते रहता है कि किसके द्वारा कथावथियों की रचना किया गया था, तो आपको बताना है मोगली पुत्र तीस्त के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि जो नंद वंश का विनाश किए थे, कौन किए थे, तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। और नंद वंश के विनाश करने के लिए कश्मीर के राजा प्रवर्तक से चंद्रगुप्त मौर्य सहायता मांगे थे। ये भी आपको इतना ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, तो क्या है कि अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। अशोक के समय क्या हो गया था कि तक्षशिला में जब विद्रोह हो गया था, तो उसके दमन के लिए अशोक किसको भेजे थे, तो कुणाल को भेजे थे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और बिंदुसार के समय जब तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, तो किसको भेजे थे, तो अशोक को भेजे थे बिंदुसार, और साथ ही साथ किसको भेजे थे, तो सुमिक को भी भेजे थे। ये भी बात आपको याद रखना है, दोनों को भेजे थे। और अशोक इसमें क्या किए थे कि सारा तक्षशिला का जो विद्रोह था उसको समाप्त कर दिए थे। हम लोग जानते हैं, देखे भी थे अशोक जब पढ़ रहे थे, तो ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि अशोक के समय क्या हुआ था कि बुद्ध की जो मूर्ति पूजा होता है अभी, उसका उल्लेख कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। तो इतना क्या था कि मौर्य काल का जो भी टॉपिक था, मतलब कि आर्थिक व्यवस्था था, सामाजिक व्यवस्था था, स्त्रियों का व्यवस्था कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, वो सब हम लोग को मौर्य प्रशासन में पढ़ना था, ठीक है। तो आज जो है मौर्य काल क्या हो गया है, मौर्य वंश क्या हो गया कि आपका खत्म हो चुका है। आगे हम लोग मौर्योत्तर काल शुरू करेंगे, और वहां से भी सवाल हमेशा बनते रहता है। तो आपका धीरे धीरे सारा जो टॉपिक है 1 से 1.5 महीना में पूरा हिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।